Hello everyone. In this video, we will discuss about the generally accepted accounting principles. क्लास 11th में हमारा important topic है ये theory के questions इसमें से आपके frame होंगे मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप में आते हैं तो पहले इस वीडियो में जस्ट हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड वन वीडियो में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैप। गैप होता क्या है? सो बेसिकली फुल फॉर्म हमारी है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट? कि जो मैन मेड रूल्स हैं, मैन मेड प्रैक्टिसेस हैं कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो मैन मेड रूल्स और प्रैक्टिसेस को हम नॉर्मली गैप कंसिडर करते हैं कि ये हमारे लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सो गैप हमें क्या करता है कि एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि जैसे ही आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करोगे, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, तो कौन सा प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, कैसे आप उनको रिकॉर्ड करोगे, कैसे आप प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करके रिपोर्टिंग कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें गैप हमें बताता है, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो जाता है एंड यूजफुल टू द यूजर्स, कि यूजर्स के लिए यूज करना इजी रहेगा बिकॉज सबको अगर ये प्रिंसिपल्स पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता है, तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंपनी के, हमारी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं, दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं, तो हमारी सेल्स कम है, उनकी ज्यादा है, सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम गैप में पढ़ने वाले हैं कि वो रूल्स कौन से हैं, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो गैप में कुछ हमारे अजम्पशंस हैं जिनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कंसिडर करते हैं। देन हमारे 6 प्रिंसिपल्स हम रीड करेंगे एंड 6 हमारे मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स होंगे। तो वन बाय वन करके टोटल 16 पॉइंट्स इस पीपीटी में, आई मीन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग अजम्पशंस को समझना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझता है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग बिजनेस, अकाउंटिंग एंटिटी, या फिर हम इसको नॉर्मली याद रखते हैं बिजनेस एंटिटी के नाम से। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि मान लो ये आपका बिजनेस है और ये ऑनर है, राइट? तो ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस टू डिफरेंट एंटिटी है, टू डिफरेंट सेपरेट एंटिटी है, कि हमें बिजनेस को अलग से ट्रीट करना है, हमें ऑनर को अलग से ट्रीट करना है। सो इसीलिए बिजनेस के एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं। हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए तो हम ऑनर के जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता है उनको हम ड्रॉइंग्स कंसीडर करते हैं, उनको हम बिजनेस के एक्सपेंसेस में शो नहीं करते हैं, राइट? तो बेसिकली अगर हम ये assumptions फॉलो नहीं करेंगे, मान लो कि ऑनर ने किसी को गिफ्ट किया, लेट्स से कि अपने सन या डॉटर को 10,000 रुपीज की वॉच गिफ्ट की, तो वो है तो उसका पर्सनल एक्सपेंस। अगर हमने उसको अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर्स में दिखा दिया और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख लिया, तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, उसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ना ही बिजनेस की अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि भाई ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को अलग रखे और बिजनेस के एक्सपेंसेस को अलग रखे। क्लियर? अब रीड कर लेता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस assumption, business is treated as a separate entity that is distinct from the owner and all other economic entities. सो देयरफॉर बेसिक पर्पस हमारा क्या है कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस जो होंगी ऑनर की और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, आप उनको मिक्स नहीं करोगे, आप उनको सेपरेट रखोगे। तो सेम काइंड ऑफ एग्जांपल यहाँ भी देखिए एक्सप्लेन किया गया है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर है। सो इसी assumptions के अकॉर्डिंग ही ऑनर, ये ऑनर है और ये बिजनेस है, इसी assumption के अकॉर्डिंग ही ऑनर जो मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, जिसको हम वर्ड ट्रीट करते हैं कैपिटल, तो ये कैपिटल बिजनेस इसको लाइबिलिटी ट्रीट करेगा बिकॉज ऑनर ने इन्वेस्ट की है, तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो रीपे करे। जब भी अगर लेट्स से कि बिजनेस बंद हो रहा है या फिर ऑनर को रिक्वायरमेंट है, वो कैपिटल विड्रॉ करना चाहता है, तो हम एज ए एक्सटर्नल लाइबिलिटी इसको, एज ए लाइबिलिटी हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होती है जो हम आउटसाइडर्स से लेते हैं। जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया, हमने डिबेंचर्स इशू करे, मनी कलेक्ट किया, सो वो हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी।
तो अभी क्लास 12th में जब आप लोग आओगे, देन हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी हमारी इंटरनल लाइबिलिटी क्या और हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या। क्लियर? सो ये अजम्पशन एप्लीकेबल होता है ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी, पार्टनरशिप पे भी और कंपनी पे भी। आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल क्या कहता है कि भाई जिस भी ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर कर पाओ, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है? जैसे कि हम ये कहें कि हमारे एम्प्लॉयज टाइम पे आता है, सो दे आर क्वाइट रेगुलर एंड दे आर ऑनेस्ट। तो क्या हम रेगुलरिटी और उनकी ऑनेस्टी, इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। सो बेसिकली जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी में कन्वर्ट कर पाओगे, मनी से रिलेटेड है, वेदर यू आर पेइंग मनी और यू आर रिसीविंग मनी। जो भी ट्रांजैक्शंस ऐसी अगर होती हैं कि आपने गुड्स खरीदे हैं, उसके बदले में आप पैसे दोगे। ठीक है? अब मान लो कि आपने अगर गुड्स बाय किए हैं, उनके बदले में आप कुछ और दे रहे हो, तो वो मनी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। सो अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है कि जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर पाओ एज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो उसमें उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस में ओन 15 मशीन्स, 60 kg of zinc, 10,000 square meter of land, and 2,50,000 as bank balance. In addition to these, will not produce a meaningful total of what the business owns till they are brought to common unit of measurement. तो दैट इज मनी। तो मतलब क्या कह रहा है कि भाई वो 15 मशीन्स है ना, वो 15 मशीन्स की वैल्यू क्या है, आप वो रिकॉर्ड करो। ठीक है? 60 ग्राम ऑफ जिंक, अगर ये आपका रॉ मटेरियल है, तो इसकी वैल्यू क्या है, आप वो रिकॉर्ड करो। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 स्क्वायर है आपके पास, बट उसकी वैल्यू क्या है, आप वो रिकॉर्ड करो। ठीक है? इट मीन्स कि उनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करो एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करोगे तो लाइक आपके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस, होमोजीनियस होनी चाहिए, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब पॉइंट क्या है, अब हम इसको कंसिडर करते हैं। देखो, an event, howsoever important may to be the business, will not be recorded unless its monetary effect can be measured with a fair degree of accuracy। कि it may be possible कि भाई कुछ ऐसा इवेंट है जो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ना किया जाए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इट एक्सक्लूड्स, ये क्या क्या एक्सक्लूड करता है? नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स लाइक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स है ये, तो ये इसको आप कैसे मेंशन करोगे? नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी, रिस्क बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर, which do have a direct bearing on the earnings of the firm, but we cannot convert these transactions into the monetary term. That's why we can't record these transactions into the business accounting. दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है। अनदर ड्रॉबैक क्या है, ये क्या अज्यूम करता है कि मनी यूनिट इज स्टेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपी ए ईयर फ्रॉम नाउ विल बाय द सेम एज इट डज टुडे, विच इज नॉट ट्रू। ऑब्वियसली की परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमारी डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे, बट ये क्या अज्यूम करता है कि भाई वो 1 रुपी जो एक साल पहले था, वो अब भी 1 रुपी ही है। तो वो इन्फ्लेशन वगैरह को, परचेजिंग पावर को, उनको रिकॉर्ड नहीं करता है। ये एक ड्रॉबैक है। मैं अभी साइड इफेक्ट बोल रही थी। सो दैट इज पर्टिकुलरली द वर्ड इज ड्रॉबैक होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हो कि मेरे को 6 महीने में क्लोज कर देना है। आप ये सोच के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म तक, बेसिकली इनडेफिनेट पीरियड तक उस बिजनेस को चलाना है। तभी आप अपनी एसेट्स होती हैं, उनको आप करंट एसेट्स और उनको आप फिक्स्ड एसेट्स में कैटेगराइज करते हो, राइट? अदरवाइज मान लो कि आपका ये मेंशन हो कि 6 महीने में मुझे बिजनेस बंद करना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि विच वन विल बी योर करंट एसेट एंड विच वन विल बी योर लॉन्ग टर्म एसेट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर करेंगे, हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट लाइफ तक चलेगा,
अनलेस देयर इज एन एविडेंस टू द कंट्रारी कि भाई कहीं लाइक कोई इमरजेंसी ना हो कि बिजनेस बंद करना पड़ा, कोई बहुत ज्यादा लॉस ना हो, वो एक्सेप्शंस होती है, बट नॉर्मली हम ये सोच के चलता है कि हमारा लॉन्ग टर्म तक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो द बिजनेस इज कॉल्ड ए गोइंग कंसर्न, thereby implying that it will remain in operation for a in the foreseeable future। तो ये assumptions हमें लेकर चलनी होती है, तभी हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री लेते हैं, तभी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हम लेते हैं। तो ये बिजनेस की assumption है। Because of this assumption, distinction is made between the fixed assets and the current assets. Because of this assumption, distinction is made between the short term and the long term liability, between the capital and revenue expenditure। तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैसे ट्रीट करेंगे कि भाई वो होता है हमारे जिनका या तो आपकी फिक्स एसेट इंक्रीज हो रही है या फिर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। अगर ये असम्पशन है तभी हम कर रहे हैं ये कैटेगरी। फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट लेस कॉस्ट डेप्रिसिएशन, नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। तो नॉर्मली हम अपनी अकाउंटिंग में अपने फिक्स एसेट्स को कैसे लिखते हैं कि हमारी जो बुक वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके रिमेनिंग नेट वैल्यू हम लिखते हैं बाहर, ना कि हम मार्केट वैल्यू लिखते हैं। बट ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि हमें मार्केट वैल्यू लिखनी चाहिए ना, कि भाई जितनी आपकी फिलहाल एट प्रेजेंट है। बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, तो जो है वही हमें लेकर चलना पड़ेगा। सो गाइज, नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, और या हम कहें पीरियोडिसिटी अजम्पशन। सो ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर विच अकाउंटिंग बिजनेस यूनिट प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स। कि आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक लाइफ स्पेन लेकर चलना है कि भाई आप कितने टाइम पीरियड को कंसिडर करोगे, और एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आप अपने बिजनेस के लाइफ स्पैन में जब आप सेग्रीगेट करते हो इक्वल पार्ट्स में, एंड देन उस इक्वल इंटरवल पे आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करोगे, तो उसको हम कहेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। इससे होता क्या है कि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कंपैरिजन कैसे पॉसिबल होगा? मान लो कि आपने 12 मंथ्स का एक 1 ईयर आप कंसीडर करते हो, और 12 मंथ्स का आप फाइनेंशियल लाइक अकाउंटिंग पीरियड आपने कंसीडर किया, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि 2023 में कितना प्रॉफिट या लॉस था, और 2024 में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस है, सो दैट यू कैन इजीली कंपेयर कि भाई ये भी 1 साल का डेटा है, ये भी 1 साल का डेटा है। ठीक है। For a number of reasons, the longest accounting period is generally 1 year का हमारा होता है, and under the laws हम accounting period 1st April से start करके next 31st March तक हमारा चलता है। ठीक है। So main difficulty क्या आती है in deciding what revenues and what expenses are to be taken into consideration for one accounting year, कि भाई आप कौन कौन से expenses और कौन सी revenue को consider करोगे for one accounting year में। अकाउंटिंग पीरियड का assumption क्लियर है सबको? इनके देखो ना, अनदर नेम भी आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाता है इस तरीके से, एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी अजम्पशन इन 2 मार्क्स, अगर आपको ध्यान नहीं होगा कि दिस इज द अनदर नेम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो मेक श्योर कि आपको ये अनदर नेम भी पता होने चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम हमारे शुरू होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट इज डुअल कॉन्सेप्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअल मतलब डबल। ठीक है। तो ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि भाई हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपका डबल होगा, ये श्योर है। कि मिनिमम मिनिमम देखो, इट मे बी पॉसिबल कि मोर देन 2 इफेक्ट भी हो सकता है, बट मिनिमम आपका 2 अकाउंट्स इफेक्ट होने चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, डजेंट मैटर द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि जब हम एक इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, सो इट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। वो कैसे, देखो समझते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा ऑनर है। ठीक है। ऑनर ने मनी इन्वेस्ट की 1 लाख रुपीज इनटू द बिजनेस एज अ कैपिटल, राइट। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो बिजनेस में कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस की कैश इंक्रीज होगा।
राइट? तो कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। तो मतलब कि हमारी एसेट्स इंक्रीज होंगी। अब बिजनेस में ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो बेसिकली कैपिटल को हम क्या कंसिडर करते हैं? कैपिटल को हम लायबिलिटी कंसिडर करते हैं, राइट? तो हमारी हम ये कहेंगे कि हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये हो गया ना डबल इम्पैक्ट, कि एसेट्स पे भी इम्पैक्ट हो रहा है और लायबिलिटीज पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। अब अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि आपने गुड्स परचेज किए, ठीक है? सो आप गुड्स परचेज कर रहे हो ऑन क्रेडिट। क्या होगा कि आपके बिजनेस में गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, और गुड्स हमारे लिए क्या है? स्टॉक। एक तरीके से स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट पे बाय किए हैं, तो आपके क्रेडिटर्स इफेक्ट होंगे। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो एसेट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इट मे बी पॉसिबल एक चीज इंक्रीज हो रही हो, एक चीज डिक्रीज हो रही हो। इट मे बी पॉसिबल कि एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है। एसेट टू एसेट में भी चेंज हो सकता है, लायबिलिटी टू लायबिलिटी में भी चेंज हो सकता है, और एसेट और लायबिलिटी में भी चेंज हो सकता है। ठीक है? सो मतलब मिनिमम 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट आपका होना चाहिए, एंड वो ही हमारे लिए कंसिडर किया जाएगा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बिकॉज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसी को ही हम डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली कंसिडर करते हैं, कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, और अकाउंटिंग इक्वेशन हम ये फॉलो करते हैं, लाइक कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। सो अकाउंटिंग इक्वेशन आईएससी बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने हैं, और सीबीएसई बोर्ड में आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर अप करने हैं। ठीक है? मुझे आप बता देना इन केस अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी आपको वीडियोस चाहिए, देन डेफिनेटली आई ट्राई टू कवर इन अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है द कंप्लीट डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एक बार रीड करो 1 मिनट के लिए आप लोग ये। अब द कंप्लीट डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो वर्ड्स पे जाते हैं। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, ठीक है? कंप्लीट मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपनी अकाउंटिंग इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके पास जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है और जो आपके यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर्स के लिए वो यूजफुल है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली, कंप्लीटली, फेयर मैनर में, फुली डिस्क्लोज करनी है। मतलब वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है इन योर फाइनल स्टेटमेंट, इन योर फाइनल अकाउंट। Information which occurs after the preparation of balance sheet should be fully disclosed and no material fact should be concealed. Clear? तो जो डिस्क्लोजर आपको लगता है कि आपको फुटनोट्स में बनाने चाहिए, आपको बेसिकली फुटनोट्स क्या होता है? बैलेंस शीट के नीचे हम जो नोट बनाता है उनको हम फुटनोट्स कंसिडर करते हैं, या हम एनेक्सोर्स कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो वैल्यू स्टॉक वैल्यूएशन के लिए। द मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो या डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स पे, तो वो आपको इन फुटनोट्स यू नीड टू मेंशन क्लियरली। मैचिंग प्रिंसिपल। सो अब देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं पहले। तो मेक श्योर कि ये गैप देखने से पहले आप बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो देख लेना, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा फिर ये एक दो प्रिंसिपल्स को समझना। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी थियोरी को रीड करेंगे। इफ एन अमाउंट इज स्पेंट इन द ईयर 2021 बट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस एक्सपेंस विल बी अर्न्ड इन 2022, then this expense will also be considered as an expense of 2022 and will be considered as prepaid expense in 21, and it will be an asset of 2021। इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है, देखो, कि अगर आपने 2021 में कोई एक्सपेंस ऐसा किया है जिसका बेनिफिट, ठीक है, ध्यान से समझना, जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। तो बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, मतलब कि उससे जो रेवेन्यू अराइज होनी है वो 2022 में अराइज होगी। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को 21 का कंसिडर ना करो। 21 में आप उसको प्रीपेड एक्सपेंस कंसिडर करो, कि दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर
एंड 2022 में आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट करोगे। तो मतलब ये क्या कहता है कि भाई लेट एक्सपेंस एक्सपेंसेस फॉलो रेवेन्यू, कि जिस ईयर में आप पर्टिकुलर रेवेन्यू दिखाने वाले हो उसी ईयर में आप उसी ईयर के एक्सपेंसेस शो करोगे। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। इफ एन इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस इन 2021, for example, commission for a work which will be done in 2022, and this income will be income of 2022 and not in 2021 and will be considered as a liability of 2021। अब इसने क्या कहा कि 2021 में हम सिर्फ 21 और 22 बोलेंगे, ठीक है। 21 में आपको कमीशन रिसीव हुआ और वो कमीशन आपको लेट से 10,000 मिला, बट वो काम, वो वर्क आप करोगे 2022 में। तो बेसिकली वो जो कमीशन है वो आपको 22 की रेवेन्यू समझना है। अभी आप उसको क्या ट्रीट करोगे? अभी आप उसको ट्रीट करोगे रिसीव्ड इन एडवांस। सो रिसीव्ड इन एडवांस हमारा कहाँ पे आता है? लायबिलिटी साइड में आता है, हमारी बैलेंस शीट की। तो उसको आप 2022 की इनकम कंसिडर करोगे। यहाँ पे ये पॉइंट है। तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि आप एक्सपेंसेस को उस अकाउंटिंग पीरियड में मेंशन करोगे जिसमें उसके उस एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको रेवेन्यू रिसीव होने वाली है। तो जैसे कि इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ऑल गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ए ईयर, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, तो इनकी जो कॉस्ट होगी वो भी उसी ईयर में चार्ज करो जिस ईयर में आप कैश और क्रेडिट सेल्स मेंशन कर रहे हो प्रॉपरली। ऐसा मत करना, वो गलत हो जाएगा कि मान लो कि आपने जितनी भी ऑल सेल्स है वो आपने रिकॉग्नाइज की, बट उसका एक्सपेंस सिर्फ वो दिखाया जिसकी जो सेल्स आपने कैश में कलेक्ट की थी। तो वो आपको टोटल एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू विच यू आर अर्निंग, तो वो आपको मैच करके दिखाना है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस इज एन एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए। डजंट मैटर एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, मतलब अक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आज ही मैंने डिटेल वाला लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किया है, तो वो ऊपर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो हमारी एसेट्स होती है, तो नॉर्मली हम उन एसेट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया था उसको एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कि आपने अगर मशीनरी 2010 में बाय की थी 10 लाख रुपए की, तो वो 10 लाख रुपए की ही मशीनरी आप दिखाते जाते हो और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते जाते हो। ठीक है। So the cost of the asset is systematically reduced from year to year by charging depreciation, or the asset will be shown in the balance sheet as its book value, cost less depreciation। तो ये प्रिंसिपल, this principle imparts reliability to financial statements, but it is criticized on the ground that it does not reflect the true value of the asset। अब देखो ये क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वो ट्रू वैल्यू नहीं दिखा रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का। तो नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूज आपकी एप्रिशिएट होती है, और अगर आप उसको बुक वैल्यू पे ही दिखाते जाते हो तो करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा रहा है ना, कि मार्केट वैल्यू इज लेट्स से कि 50% मोर, बट आप फिर भी उसी वैल्यू पे दिखा रहे हो जिस वैल्यू पे आपने बाय की थी। तो दिस इज द रॉन्ग वे एक्चुअली। नंबर नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव या हम कहें ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, एक होता है वर्ड सब्जेक्टिव और एक होता है वर्ड ऑब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि मान लो कि मैंने आपको कहा कि आपको बताना है कि ये वाली वीडियो लेक्चर्स जो अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लिए कैसे यूजफुल है। ठीक है। तो होगा क्या कि सब अपना अपना कमेंट देंगे, जिसको जो ठीक लगता है अपना अपना फीडबैक वो लोग प्रोवाइड करेंगे। मे बी कि किसी बच्चे को अच्छा लगता है तो वो उसके अकॉर्डिंग चूज करेगा,
कम अच्छा लगता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा रिटर्न में। सबका लैंग्वेज और सबका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबका हम कहें वोकैब्युलरी सब डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट? तो ये होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए कि क्या ये लेक्चर्स यूज़फुल हैं, येस और नो। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से ही चूज़ करोगे। यू कांट चूज़ द थर्ड वन, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भई आपका अकाउंटिंग डेटा डेफिनिट होना चाहिए, प्रॉपर्ली वेरिफाएबल होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द अकाउंटेंट। कि अकाउंटेंट किसी भी तरीके का पर्सनल बायसनेस उसमें ना डाले, कोई पर्सनल जजमेंट उसमें ना ऐड ऑन करे। तो बेसिकली जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्ली एविडेंस आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर्ली आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि वाउचर्स, रिसीट, कैश मेमो, ये सारे। अब ये होता क्या है? देखो, मान लो कि आपने अगर एसेट्स खरीदी थी, एसेट्स अगर आपने खरीदी थी तो उसका बिल तो होगा ना कि वेंडर ने बना के दिया होगा प्रॉपर्ली, इनवॉइस उसने शेयर किया होगा। आपने अगर लेट्स से गुड्स सेल किए हैं, तो प्रॉपर्ली आपने भी बिल बना के दिया होगा कस्टमर्स को, वेदर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो या आप कंप्यूटराइज्ड बिल दे रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन को आप ट्रेस कर पाओ, उनसे रिलेटेड आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सो दैट कि यू कैन वेरीफाई योर अकाउंटिंग, ठीक है? However, items like depreciation where no documentary evidence is available, the policy statement made by the management are treated as necessary evidence। कि अब depreciation से related आप documentary evidence कहाँ से लाओगे? तो इस केस में मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और उसी को ही हम नेसेसरी एविडेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो वेरीफाई जो आप प्रॉपरली कर पाओ, ऑब्जेक्टिविटी हो कि भाई आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स चूज किए हैं, उनका आपके पास वेरिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब लास्ट 6 प्रिंसिपल्स हमारे बाकी हैं, इनको भी कंसीडर कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं। ये समझ के आप अपनी बुक के पीछे, लाइक आपके चैप्टर के पीछे जो मल्टीपल चॉइस हैं, 1 और 2 मार्कर क्वेश्चंस है, प्लीज वो प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? सो दीज प्रिंसिपल्स, मोडिफाइंग प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्शंस टू द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी जो हमने पहले 6 पढ़े वो हमारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। अब देखो ये प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी क्या है? दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कि भाई जो हमारा फुल डिस्क्लोजर वाला प्रिंसिपल था, ये उसका एक्सेप्शन है। अब इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जिन चीजों का इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, मतलब कि इफेक्ट बहुत कम है, या जो इररेलेवेंट है यूजर के लिए, उनको आप डिस्क्लोज मत करो, कोई उनकी जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेता है कि हर ऑफिस में, आपके ऑफिस में क्या होता है, कुछ स्टेशनरी होती है, जैसे कि स्टेपलर है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये चीजें हैं। तो ऑफिस बहुत बड़ा है, क्या वो 50 रुपीज का आइटम, 10 रुपीज का आइटम, 5 रुपीज का आइटम, क्या वो 65 रुपीज का आइटम सिग्निफिकेंट होगा? एक ऑफिस पर्पज से सोचो, नहीं ऑब्वियसली, सो दैट इज इनसिग्निफिकेंट। अब स्टेपलर चलता रहता है, स्टेपलर का कुछ नहीं बिगड़ता, हम मे बी मोर देन 3 इयर्स 4 इयर्स यूज करता है, बट क्या हम स्टेपलर को अपनी एसेट्स में दिखाता है कि दिस वन इज आर फिक्स्ड एसेट जिसको हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं दिखाता है, बिकॉज दिस थिंग इज इमटेरियल, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट उसका है, इररेलेवेंट है यूजर के लिए। तो दिस हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो क्या कहता था फुल डिस्क्लोजर वाला, कि भाई आप सब कुछ डिस्क्लोज करो। बट ये क्या एक्सेप्शन है? ये कहता है कि भाई जो चीज इनसिग्निफिकेंट है उसको मत करो, ठीक है? सो इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन फर्म मे बी इनमटेरियल फॉर अनदर। अब जैसे मैंने स्टेपलर वगैरह और ये सब एग्जांपल लिया एक ऑफिस पर्पज से, कि लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है, तो उनके लिए स्टेपलर, इरेजर, शार्पनर इमटेरियल थिंग है। बट लेट्स से कि आपकी एक स्टेशनरी शॉप है, आपके लिए वो गुड्स हैं और आप उनको सेल करके मनी अर्न कर सकते हो, तो आपके बिजनेस के लिए वो मटेरियल चीजें होंगी। एक बिजनेस के लिए मे बी मटेरियल है, दूसरे बिजनेस के लिए वो सिग्निफिकेंट हो सकती है। एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट लिया है, कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मटेरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप। कि लेट्स से कि जो टायर में जो ठीक करता है गाड़ियों को, उनके लिए टूल्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनकी हेल्प लेके वो लोग गाड़ियां वगैरह ठीक करता है। बट मे बी इमटेरियल फॉर टेल्को, कि जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके लिए मटेरियल है।
So therefore, the accountant should judge the importance of each transaction or event to determine its materiality. तो accountant को judge करना है उसके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि कौन सी ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट है और कौन सी ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहो मतलब कि आप सेम चीज़ें यूटिलाइज करो। जैसे कि मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आप डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से चार्ज करोगे हर साल में, तो आपको अपकमिंग ईयर्स में हर साल वही मेथड यूज करना है। ऐसे नहीं करोगे कि एक साल आपने एसएलएम मेथड यूज किया फिर आपने डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंपेयर इजीली नहीं कर पाओगे, पता नहीं चल पाएगा कि भाई आपकी मशीनरी की वैल्यू कितना रिड्यूस हो रही है और एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स और एज कंपेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इट मींस कि यू द बिजनेस शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। जो भी आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, जो भी आप अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जो भी आप अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो कर रहे हो, वो आपके सेम होने चाहिए इन एवरी ईयर। ठीक है? एंड दीज शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, अदरवाइज जो नेट फिगर्स आएंगे डिफरेंट ईयर्स के उनको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल हमने समझ लिया है। आई होप कि ये टॉपिक अब आपको क्लियर है। इन केस जहां पे चेंजेस नेसेसरी हैं वहां पे आप चेंज करोगे एंड इफेक्ट्स को क्लियरली यू नीड टू मेंशन। चेंजेस को आप अडॉप्ट कर सकते हो जस्ट लाइक ये इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग है। सो टू कीप अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल एंड टू इंश्योर बेटर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये क्या कहता है? देखो, ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्व, देखो एक अब इसको समझने का कैसा तरीका है कि कुछ लोगों की थिंकिंग बहुत ही कंजर्व होती है। ठीक है? जैसे कि हम ये कहें कि दे कांट टेक रिस्क, जो कंजर्व थिंकिंग के लोग होता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो यू नीड टू रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। कि भाई आप प्रॉफिट को इग्नोर कर दो बट आपके बिजनेस में जितने भी एंटिसिपेटेड, जितने भी लॉसेस होने के चांसेस हैं, उन सब लॉसेस को यू नीड टू रिकॉर्ड इन एडवांस। जैसे कि हम प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट बनाते हैं कि भाई हमें रिस्क है कि हमारे डेटर्स पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए लाइक कुछ डेटर्स पेमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए हम पहले ही प्रोविजन बना के चल रहे हैं। ठीक है? हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कि हमें लग रहा है कि मशीनरी की वैल्यू हर साल इतनी इतनी कम होगी, तो भाई हम पहले ही प्रोविजन बना के चल रहे हैं। वो क्या है कि आप एडवांस में अपने एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हो सो दैट कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कंजर्वेटिज्म मीन्स द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि आप सेफ साइड लेके चल रहे हो बिजनेस में, कि आप वो प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे जो जिनसे आप पहले ही एंटिसिपेटेड लॉसेस को एडवांस में रिकॉर्ड कर लो। अब जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस वो हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट में बताया था। इसका रीजन क्या है कि भाई मान लो कि आपकी कॉस्टिंग आई है एक प्रोडक्ट बनाने की 500, बट मार्केट में वो लेट्स से 600 की वैल्यू अभी उसकी है अगर आप सेल करते हो, बट फिर भी आप 500 का रिकॉर्ड कर रहे हो, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि वो फ्यूचर में जब आप सेल करोगे तो ना सेल हो 600 का। ठीक है? आप प्रॉपर्ली सीक्रेट सीक्रेट रिजर्व्स बनाते हो, तो ये क्या है? सीक्रेट रिजर्व बेसिकली ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, बट फिर भी आप सीक्रेट रिजर्व बनाते हो सो दैट यू विल बी सेफ इन द फ्यूचर। आप अपने लॉसेस को कवर अप कर पाओ उस पर्पज से। इन द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। सो प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस क्या कहता है कि भाई जैसे ही आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, तो आपको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्विकली प्रिपेयर करने हैं। ठीक है? ऐसा ना हो कि अगर आप देखो स्टेटमेंट्स आप लेट प्रिपेयर करोगे तो बेसिकली उसमें ओल्ड इंफॉर्मेशन हो जाएगी और फिर वो इंफॉर्मेशन लेस यूजफुल रहेगी। सो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो नॉर्मली कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर क्वार्टर के बाद हर कंपनीज को अपने अकाउंट्स रिप्रेजेंट करने होता है और अपनी वेबसाइट पे उनको अपना डेटा डालना होता है।
जैसे कि मान लो कि टाइटन कंपनी है और आप देखना चाहते हो कि इस वाले क्वार्टर में, जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना मनी अर्न किया है, कितनी कॉस्टिंग थी, कितने आउटसाइडर्स लोन है, तो वो आप क्वार्टरली रिजल्ट डाउनलोड करके देख लो, तो वो क्विकली अपलोड कर देता है। ये प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। एंड द नेक्स्ट इज इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो देखो, एक इंडस्ट्री मीन्स व्हाट, कि लेट्स से कि ये एक शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है, और इसका नाम कौन सा है, लेट्स से नाइकी। और दूसरी फैक्ट्रीज हैं, एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, और नाम मुझे पता नहीं है, तो मुझे ये दो तीन नाम ही पता है। तो लेट्स से कि 4-5 अनदर अनदर ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अलग अलग फर्म्स हैं, इन सबको मिला के बनेगी इंडस्ट्री, राइट। तो ये क्या कहता है कि भाई देखो, नाइकी वाली जो कंपनी है, ये वो प्रैक्टिसेस फॉलो करे जो पूरी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। कि पूरी इंडस्ट्री अगर एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है, तो उनको भी एसएलएम से लगाना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री अगर लेट्स से कि स्टॉक वैल्यूएशन इस मेथड से कर रही है, व्हाटएवर द मेथड इज, स्टॉक वैल्यूएशन 4-5 मेथड्स हमारे होता है, जो फिलहाल आपके क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लीफो मेथड, फीफो मेथड, ठीक है, तो वो अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये क्या कहता है कि भाई हर इंडस्ट्री वो एक्सेप्ट करे, वो चीजें, वो प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करे जो पूरी इंडस्ट्री कर रही है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि सो दैट दे कैन कंपेयर देयर रिजल्ट विद ईच अदर, ठीक है। पढ़ते हैं। Sometimes the peculiar nature of an industry may require departure from the basic accounting principle, but आपको लॉन्ग स्टैंडिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो भी आपकी इंडस्ट्री में है वो आपको फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप डिस्क्लोज करते हो क्रॉप्स मार्केट वैल्यू पे रेदर देन कॉस्ट प्राइस। तो इसलिए वहाँ पे आपको एक्यूरेट कॉस्ट फिगर्स इंडिविजुअल क्रॉप के नहीं मिलते हैं। तो जो फाइनल स्टेटमेंट एवरी फर्म जिस मेथड से फॉलो कर रही है, इंडस्ट्री में जो प्रिवेलिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, आपको वो फुलफिल करना है, वो ही फॉलो करना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। सो दिस वन विल बी द लास्ट, एंड देन फिर हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये क्या है? क्या है, देखते हैं क्या है। Substance over legal form. So that means the economic substance of transaction and events must be recorded in the financial statement rather than just legal form. एक एग्जाम्पल लेके समझता है, उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी बाइज वैन फ्रॉम ए बैंक अंडर ए लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट क्या होता है कि आप 10 ईयर्स में इतना इतना इंस्टॉलमेंट पे करोगे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द कंपनी विल हैव टू पे सम एडवांस एंड विल पे द रिमेनिंग अमाउंट फॉर व्हेन इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। कि हमने एक वैन खरीदी है, कुछ अभी डाउन पेमेंट की, एंड देन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में हम वो मनी पे कर देंगे। Although after paying the advance, bank will provide the possession of the van and company will own those vans as an economic point of view. अब देखो कि आपको वो वैन मिल गई है, यू कैन यूटिलाइज दैट वैन इनटू योर बिजनेस, बट कंप्लीटली वो आपके लिए एसेट्स नहीं है, बिकॉज आपने अभी उसके लिए फुल पेमेंट नहीं की है, अभी उसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है। तो यहाँ पे क्या कहा कि इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज द लीगल ओनर, कि अभी आप उस वैन के लीगल ओनर नहीं हो जब तक आप फुल पेमेंट ना कर दो। मान लो कि आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे करी और उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो बैंक वाले आएंगे, वैन को उठा के ले जाएंगे कि भाई आप पेमेंट कर दो तो आपको मिलेगी, अदरवाइज यू आर नॉट द लीगल ओनर। तो ये कहता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, इट मीन्स इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड in the financial statement rather than just legal form in order to present a fair view of the affairs of the entity. तो ये कहता है कि भाई आपको रिकॉर्ड करना है उसको एसेट्स में, तभी अपना फुल when will you pay the full amount to the particular person, so that कि आप जो अभी आपने इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो आपने डाउन पेमेंट की है, वो आप लिखोगे, एंड देन ये 4 इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करनी है, ये आप अपनी लाइबिलिटी साइड में शो करोगे, सो दैट कि आप ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर पाओ प्रॉपरली, ठीक है।
आगे चलता है। अब देखो कि ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो एंड सॉल्व करके लेकर आओ क्लास में, और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओ इनके आंसर्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनके आंसर सॉल्व करो एंड हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क, आप वहां पे शेयर कर सकते हो अपने आंसर्स एंड आई विल चेक दोज आंसर्स विद द प्रॉपर फीडबैक। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस 40 मिनट्स के अराउंड की हमारी ये वीडियो हो गई है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी रिक्वायरमेंट है और टॉपिक समझ में नहीं आता है, बट अब आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, इफ यू आर ए न्यू student on this channel, so please subscribe our channel so that you will not miss any big update related to class 11th and class 12th accountancy. Thank you so much for watching this video.